हाय गाइस, आज की वीडियो में हम बात करेंगे टीडी पावर सिस्टम्स के बारे में। अब गाइस हम ये तो जानते हैं कि आज की डेट में डेटा सेंटर के अंदर बहुत ही मैसिव बूम चल रहा है और इसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा है इस पर्टिकुलर कंपनी को। और ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा एविडेंट हुई कंपनी के FY26 के रिजल्ट्स के अंदर। मतलब ये समझ लो, मैनेजमेंट ने अपनी कॉन्फ्रेंस कॉल के अंदर ये बोला कि बेसिकली एक तो हमने 44% की रेवेन्यू ग्रोथ रजिस्टर करी FY26 के अंदर, और गोइंग फॉरवर्ड एज वेल ओवर द नेक्स्ट 3 to 4 ईयर्स मैनेजमेंट अराउंड 35% प्लस की ग्रोथ रेट दिखा सकती है, एंड दैट इज क्वाइट फिनोमिनल। तो गाइस सबसे पहले इस कंपनी के बिजनेस मॉडल को समझने की कोशिश करते हैं। अब गाइस जैसे मैंने आपको बताया, लाइक फॉर एग्जांपल अगर एक डेटा सेंटर बनाना है, आपको पता है कि आज की डेट में डेटा सेंटर की इतनी बूम क्यों चल रही है, क्योंकि देखो इसके मल्टीपल रीजंस हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पहला रीजन तो ये हो गया कि हम देखो फॉर एग्जांपल अगर मैं सिर्फ सोशल मीडिया की बात करता हूँ, द शेयर अमाउंट ऑफ कंटेंट दैट वी आर क्रिएटिंग एवरी सिंगल डे, इट हैज़ टू बी स्टोर्ड समवेयर। उसके लिए क्या हो रहा है, बहुत सारे डेटा सेंटर्स को बनाया जा रहा है जिससे कि उस डेटा को स्टोर किया जा सके। लेकिन सबसे बड़ा जो लेवर आ रहा है ना इसकी ग्रोथ का, एंड दैट इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। क्योंकि आप एक बात समझो, जितने भी AI के टूल्स हैं, जितने भी, उन सबको ट्रेन करना पड़ता है। उनको ट्रेन करने के लिए आप ये समझो उनको काफ़ी ज़्यादा AI की रिक्वायरमेंट रहती है, और वो सारा का सारा डेटा इज़ गेटिंग स्टोर्ड समवेयर। वो सारा का सारा डेटा कहाँ पे स्टोर होता है, डेटा सेंटर्स के अंदर स्टोर हो रहा है। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि डेटा सेंटर जो है ना, उनके अंदर काफ़ी एनर्जी की रिक्वायरमेंट रहती है। मतलब बहुत ही मैसिव अमाउंट ऑफ पावर की रिक्वायरमेंट है अगर डेटा सेंटर्स को रन करना होता है। ये कंपनी जो है ना, ये वहीं पे फिट होती है, क्योंकि बेसिकली क्या है ना, लाइक फॉर एग्जांपल देखो पहला कंसर्न क्या आता है कि पावर जनरेट कैसे की जाएगी। अब पावर जनरेट करने के कौन कौन से सोर्सेज होंगे, लाइक आपको पता है मेजर सोर्स होता है कोल। लेकिन कोल से प्रॉब्लम यह है कि कार्बन एमिशंस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। इसकी वजह से क्या होगा, बहुत सारी कंट्रीज़ के अंदर पोल्यूशन बहुत बढ़ जाता है। इसलिए कोल जो है ना अब एक वाइबल ऑप्शन नहीं रहा है इस पॉइंट ऑफ टाइम पर। या सेकंड ऑप्शन क्या होता है, नेचुरल गैस एक सेकंड ऑप्शन है, या फिर फॉर एग्जांपल ग्रीन एनर्जी एक और ऑप्शन है, हाइड्रो एनर्जी एक और ऑप्शन हो गया बेसिकली। तो बेसिकली ना ये सारे ऑप्शंस रहते हैं जिसके थ्रू हम पावर को जनरेट कर सकते हैं, और पावर जनरेट करेंगे तो डेटा सेंटर्स को पावर मिल पाएगी और वो अपने काम को ईजिली कर पाएंगे, एंड दैट इज़ व्हाट द होल सिनारियो इज़ ऑल अबाउट। अब चलो एक काम करते हैं, सबसे पहले ना एक ये चीज़ समझते हैं कि लाइक फॉर एग्जांपल अगर नेचुरल गैस के थ्रू अगर मुझे पावर जनरेट करनी है तो उसके लिए करना क्या पड़ता है। देखो गाइस एक बात समझो, होता क्या है ना, लाइक फॉर एग्जांपल किसी भी तरीके की अगर पावर को जनरेट करना है तो हमें सबसे पहले एक चीज़ चाहिए होती है, दैट इज़ कॉल्ड अ टरबाइन। एक टरबाइन चाहिए होती है जो कि ना मूव करेगी, जिसके थ्रू हम क्या करेंगे, उसकी मैकेनिकल एनर्जी को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ अ जनरेटर। तो दैट इज़ समथिंग दैट वी यूजुअली डू। ठीक है, अब हो क्या रहा है ना, जैसे मैंने आपको बताया इस पॉइंट ऑफ टाइम पर देयर आर मल्टीपल सोर्सेज जिसकी वजह से नेचुरल गैस लेड पावर की बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही है। ठीक है, अब उसके लिए क्या किया जाए। अब बेसिकली होगा क्या, वर्ल्ड के अंदर ना ऐसी बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, लाइक फॉर एग्जांपल सीमेंस हो गई, या फिर आपकी GE हो गई, या फिर आपकी मैन एनर्जी हो गई। ये जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं ना, ये पूरे वर्ल्ड ओवर के अंदर बेसिकली इनकी इंजीनियरिंग एक्सपर्टीज इतनी ज़्यादा स्ट्रांग है कि पूरे वर्ल्ड के अंदर ह्यूज क्वांटिटीज़ और ह्यूज पावरफुल टर्बाइंस को ये लोग क्रिएट करते हैं। अब सिंपल सी बात समझो, लाइक फॉर एग्जांपल लेट सपोज हमें USA के अंदर एक डेटा सेंटर को बना। अब उसके लिए उन्होंने ऑप्ट किया एक नेचुरल गैस वाला टरबाइन। अब बेसिकली उसके थ्रू, नेचुरल गैस के थ्रू वो पावर को जनरेट करेंगे। देखो एक बात समझो गाइस, होता क्या है ना, रेन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी के थ्रू भी पावर जनरेट हो सकती है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उसके अंदर ना कंसिस्टेंट सप्लाई ऑफ पावर नहीं आ पाती। लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं विंड की बात करता हूँ, अब विंड से फॉर एग्जांपल अगर विंड अच्छी ब्लो करेगी तो होगा क्या, उसके थ्रू टरबाइन मूव करेगी, विंड के थ्रू टरबाइन जितनी मूव करेगी उसके हिसाब से हम उसे जनरेटर के थ्रू हम क्या करेंगे, उससे पावर जनरेट कर लेंगे। लेकिन अगर विंड नहीं चली तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पर पावर जनरेट नहीं हो पाएगी। दैट इज़ वन प्रॉब्लम। यही अगर मैं सोलर एनर्जी की बात करता हूँ, उसके अंदर भी यही प्रॉब्लम आती है। व्हेन द सन इज शाइनिंग ब्राइट, उस पॉइंट ऑफ टाइम पर तो ये अच्छे से पावर को प्रोड्यूस कर देगी, लेकिन अगर रात हो जाएगी या फिर अगर मान लो जिस दिन सन नहीं आता, उस पॉइंट ऑफ टाइम पर क्या होगा, अगेन वहाँ पर पावर डिसरप्शन होनी स्टार्ट हो जाएगी। इसलिए होता क्या है कि रिन्यूएबल एनर्जी जितनी भी है ना, उसके थ्रू पावर जनरेट तो की जा सकती है, लेकिन होता क्या है उसके अंदर भी प्रॉब्लम ये आती है कि वो एक सस्टेनेबल सोर्स नहीं है। गेटिंग दिस पॉइंट, तो दैट इज द होल आइडिया बिहाइंड इट। इसलिए अभी हम बात कर रहे हैं एक बार नेचुरल गैस की, क्योंकि नेचुरल गैस इज समथिंग जिसको यूज किया जा रहा है आज की डेट में, जिसके थ्रू पावर को जनरेट किया जा सके। और ये जितनी कौन सी बड़ी कंपनीज हैं, जैसे अभी हमने आपको नाम बताए, ये सारी बड़ी बड़ी कंपनीज जो है इन टर्बाइंस को बनाती है।
ठीक है। अब लाइक जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा था, लाइक डेटा सेंटर का एग्जांपल लिया हमने। अब लेट्स सपोज मार्क ज़करबर्ग को फेसबुक के लिए, मेटा के लिए उसको एक डेटा सेंटर को बनाना है, राइट। अब वो डेटा सेंटर के लिए उसने क्या किया, लेट्स सपोज जीई को उसने ऑर्डर दिया कि आप मेरे लिए इतनी बड़ी एक टरबाइन बना दो। अब बात क्या होती है, टरबाइन तो बना दिया, लेकिन टरबाइन मैंने आपको क्या बताया कि होगा क्या, नेचुरल गैस के थ्रू भी टरबाइन तो मूव करेगी, लेकिन टरबाइन से अगर आपको इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करनी है उसके लिए चाहिए आपको एक जनरेटर। और ये जो टीडी पावर सिस्टम जो है ना, ये वो जनरेटर बनाती है कंपनी। इसका काम टरबाइन बनाना नहीं है, इसका काम है जनरेटर बनाना जो उस पर्टिकुलर टरबाइन के साथ लगेगा, जिसके थ्रू पावर को जनरेट किया जाएगा। अब आज की डेट में हो क्या रहा है, अगर आप सिर्फ डेटा की बात करो ना, सिर्फ नेचुरल गैस के थ्रू ओवरऑल जो पावर जनरेट की जा रही है ना, इस पॉइंट ऑफ टाइम पर गाइस, अगर मैं FY24 की बात करूं तो अराउंड 58 गीगावाट्स तक की एनर्जी जो थी वो गैस के थ्रू बनाई गई थी। FY25 तक आते आते ये 100 गीगावाट्स तक हो चुकी है। इसका मतलब ये बहुत ही फास्ट ग्रो कर रही है। जितनी ये फास्ट ग्रो करेगी उतना ही ज़्यादा टरबाइंस की रिक्वायरमेंट आएगी, जितनी टरबाइंस की रिक्वायरमेंट आएगी उतने ही ज़्यादा जनरेटर्स चाहिए होंगे, और उतना ही फ़ायदा किसको होगा, उतना ही फ़ायदा टीडी पावर सिस्टम्स को भी होगा। आपका एक क्वेश्चन आना चाहिए कि सर ये जब ये इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो टरबाइंस बना रही हैं इस पॉइंट ऑफ टाइम पर, तो ये जनरेटर क्यों नहीं बना रही? ये जनरेटर भी अपनी तरफ से बनाती हैं, लेकिन द थिंग इज ये जितनी बड़ी कंपनीज है ना, पहले क्या होता था ना गाइस, देखो पहले जितने भी पावर प्लांट्स बनते थे वो बहुत ही ह्यूज अमाउंट के बनते थे, बहुत ही ह्यूज क्वांटिटी और बहुत ही ह्यूज पावर के बनते थे। लाइक फॉर एग्जांपल उनको बनाना है 500 मेगावाट्स का या 1000 मेगावाट्स का, उनको एक पावर प्लांट बनाना है, जो कि एक जगह पावर प्लांट बनेगा और उसकी ट्रांसमिशन लाइंस बनेंगी और वो पूरे अक्रॉस द एरिया जहाँ पर भी पावर की रिक्वायरमेंट है वहाँ पर भेजनी होगी। लेकिन आज की डेट में क्या हो चुका है ना, आज की डेट में बहुत सारी कंपनीज ना ऑप्ट करने लग गई हैं कैप्टिव पावर प्लांट्स के लिए। कैप्टिव पावर प्लांट का मतलब क्या होता है कि मेरे लिए खुद ही ना एक पावर प्लांट छोटा सा बना कर दे दो। मतलब ऐसा है कि लाइक फॉर एग्जांपल ग्रिड से बेसिकली जो गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है, जो पावर प्लांट्स के थ्रू जो उनके पास जो ग्रिड के थ्रू जो उनके पास एनर्जी आ रही है वो तो आ ही रही है, लेकिन अगर मान लो कभी कोई आउटेज हो जाती है तो मेरे पास एक सस्टेन्ड सप्लाई होना चाहिए। तो वो क्या करते हैं, एक छोटा सा पावर प्लांट भी बना लेते हैं। अब छोटा सा पावर प्लांट बनाना है तो उसके अंदर टरबाइन भी छोटा चाहिए होगा। उसके लिए ना टीडी पावर सिस्टम जो है वो ऐसा जनरेटर वो क्रिएट करता है बेसिकली, जो ऐसे टाइप की पावर प्लांट्स जो छोटे पावर प्लांट्स हैं, मतलब उनकी क्या क्वांटिटी रहती है, लाइक 15 मेगावाट, 10 मेगावाट, 20 मेगावाट्स, तो कि बहुत छोटा अमाउंट का रहता है। तो ये जितनी भी बड़ी कंपनीज हैं ये इतने बड़े बड़े लेवल के प्रोजेक्ट्स कर रही होती हैं, तो क्या है ना, ये छोटे जो प्लांट्स हैं बेसिकली वो फिर टीडी पावर सिस्टम टाइप कंपनीज बनाती हैं। अब टीडी पावर सिस्टम को इससे एडवांटेज क्या मिल जाती है, कहीं से एक बात समझो, जैसे टीडी पावर सिस्टम जो है ना वो इनका अप्रूव्ड वेंडर है। होता क्या है, लाइक फॉर एग्जांपल देखो हर जगह कॉन्ट्रैक्ट किसको मिल रहे हैं, जीई को मिल रहे हैं या फिर व्हाट डू यू कॉल मैन एनर्जी को मिल रहे हैं, इन सबको इनके कॉन्ट्रैक्ट्स तो मिल रहे हैं, ठीक है। हो क्या रहा है ना, इसके थ्रू जैसे इनको कॉन्ट्रैक्ट मिलता है टीडी पावर सिस्टम इनकी अप्रूव्ड वेंडर लिस्ट के अंदर है। तो होता क्या है कि ये जहाँ जहाँ पे जाके टरबाइन बनाएंगे वहाँ उसके लिए उन्हें जो जनरेटर चाहिए वो उन्हें टीडी पावर सिस्टम्स के थ्रू ही चाहिए। और हो क्या गया है ना, लास्ट 2-3 ईयर्स के अंदर इतनी मैसिव डिमांड आई है कि ये कंपनीज जो हैं ये अपनी तरफ से इतनी ज़्यादा जनरेटर्स बना भी नहीं पा रहे। बेसिकली जितना ये बना सकते थे जिनकी कैपेसिटी थी, बट द ग्रोथ हैज़ बीन सो फास्ट कि ये उसको फुलफिल भी नहीं कर पा रहे। इसका मतलब इनके पास इतने ऑर्डर्स हैं जो अगले 3-3, 4-4 साल तक के ऑर्डर्स इनके बैकलॉग पे चल रहे हैं, मतलब इन कंपनीज के। मतलब अगर मैं जीई की बात करूं तो उसके पास 80 गीगावाट्स के ऑर्डर्स ऑलरेडी पड़े हैं और ये अकेली कंपनी है। आपको मैंने क्या बताया था, 100 गीगावाट जो है वो ग्लोबली आज की डेट में पावर जनरेट की जा रही है थ्रू नेचुरल गैस एट दिस पॉइंट इन टाइम। लेकिन आप ये समझो कि जो जीई है वो अकेले उसके पास 4 साल के अंदर 80 गीगावाट्स के ऑर्डर्स हैं, लेकिन उसके पास जनरेटर बनाने की कैपेसिटी नहीं है। और वो कौन अप्लाई करेगा, वो टीडी पावर सिस्टम्स बना कर देगा। तो दैट इज समथिंग विच इज़ अ ग्रेट टेलविंड जो आने वाले टाइम पर इस कंपनी की ग्रोथ को मेंटेन कर सकती है। मतलब एक चीज़ समझो, इस कंपनी के पास ऑर्डर साइज तो बहुत ही स्ट्रांग है। एक तो चलो ये बात होगी डेटा सेंटर्स के थ्रू, बाकी और जगहों पर इसके थ्रू किस तरीके से इसके पास बिजनेस आ रहा है। लाइक जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यूरोप की बात करूं, देखो इस यूरोप के अंदर ना हुआ क्या कि लास्ट डेकेड के अंदर इन्होंने क्या किया, पहले इनके पास जितनी पावर प्रोड्यूस होती थी ना वो कोल के प्लांट्स के थ्रू इनके पास पावर प्रोड्यूस होती थी। अब होता क्या है, उससे बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो जाता है। तो इन्होंने क्या किया, धीरे धीरे अपने कोल के जो प्लांट्स थे उनको धीरे धीरे रिटायर कर दिया।
और ये शिफ्ट कर गए नेचुरल गैस की तरफ। लेकिन 2022 के अंदर फिर क्या हुआ, 2022 के अंदर जैसे ही रशिया यूक्रेन की वॉर हुई, उस पॉइंट ऑफ टाइम पर नेचुरल गैस जो बेसिकली रशिया के थ्रू आता था, उसके वो 40% जो इनके पास नेचुरल गैस आती थी वो रशिया के थ्रू आती थी यूरोप के पास, वो सारी की सारी एकदम से कर्टेल हो गई। बेसिकली क्या हुआ कि ओवरऑल गैस के प्राइसेस भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लग गए उस पॉइंट ऑफ टाइम पर। इसकी वजह से अब कंपनी जो है ना बेसिकली दे आर मूविंग टूवर्ड्स अदर सोर्सेज एज वेल। लेकिन वही वाली बात है ना, चाहे कोई भी सोर्स के ऊपर ये जाएं, क्योंकि अगर आप सोचो अगर ये रेन्यूएबल सोर्सेज की तरफ बढ़ेंगे तो रेन्यूएबल सोर्सेज में जैसे मैंने आपको बताया वहाँ पर ना एक प्रॉब्लम आती है, दैट इज कॉल्ड एज ग्रिड स्टेबलाइजेशन। ग्रिड स्टेबलाइजेशन क्या होता है, बेसिकली जो हमारे पास जो रेन्यूएबल एनर्जी के थ्रू जो पावर आ रही है, क्योंकि वो सस्टेनेबल नहीं रहती, क्योंकि वो कंसिस्टेंट नहीं रहती, तो हमें क्या करना पड़ता है, साथ में एक अलग से एक प्लांट बनाकर चलना ही पड़ता है। तो ये लोग क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे रेन्यूएबल की तरफ फोकस तो कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ इनके साथ ऐसा है कि ये नेचुरल गैस के प्लांट भी रेडी कर रहे हैं, अपने पास एक सेफ्टी के लिए रख रहे हैं कि अगर मान लो कभी भी कोई प्रॉब्लम आती है तो हम उसको ईजिली हम उस पर शिफ्ट करके अपनी ग्रिड को मेंटेन कर सकते हैं। क्योंकि वही वाली बात होगी ना, अगर मान लो मेरी एक सिटी के अंदर फॉर एग्जांपल एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ पावर की रिक्वायरमेंट है थ्रू आउट द डे, तो मुझे वो तो रिक्वायरमेंट रहेगी, लेकिन अगर गलती से कभी वो पूरी नहीं हो पाती तो बाकी के सोर्सेज होने चाहिए जो उसको स्टेबलाइज करके दे सकें, जिससे पावर की शॉर्टेज ना हो, जिसकी वजह से इस कंपनी को बेसिकली बहुत बेनिफिट मिल रहा है। तो आई होप आपको ये बात समझ आ रही होगी कि ओवरऑल डिमांड जो है ना वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है गोइंग फॉरवर्ड। और इतना आप समझ लो यूएसए के अंदर अकेले ही बहुत ज़्यादा डिमांड चल रही है इस पॉइंट ऑफ टाइम पर, स्पेसिफिकली फ्रॉम डेटा सेंटर्स। मतलब ये समझो आज की डेट में यूएसए के अंदर सिर्फ डेटा सेंटर्स के अंदर 20 गीगावाट्स जो है ना उसकी वो यूज़ हो रहा है इन डेटा सेंटर्स, इतनी पावर यूज़ हो रही है। बाय FY30 ये नंबर पहुंच जाएगा 100 गीगावाट्स, मतलब 5 टाइम्स ग्रोथ तो सिर्फ डेटा सेंटर्स के थ्रू ही आ रही है। और इस कंपनी के पास बहुत सारे लेवर्स हैं जिसके थ्रू ये कंपनी जो है ना गोइंग फॉरवर्ड बहुत अच्छा परफॉर्म भी कर सकती है। अब एक काम करते हैं, थोड़ा सा मूव करते हैं कंपनी के TD पावर सिस्टम के बिजनेस मॉडल के ऊपर। अब गाइस एक बात समझो, अगर मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये कंपनी ना जनरेटर बना रही है, तो आपके दिमाग में क्या होगा, ये कंपनी है बेसिकली एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ जनरेटर्स बनाती होगी, उसका कैटलॉग होगा, उसकी वेबसाइट होगी, आप वहाँ जाकर उसको चेक कर सकते हो और यही पर्टिकुलर जनरेटर है और डायरेक्ट जाके खरीद लो। तो बेसिकली इट इज़ काइंड ऑफ अ कमोडिटाइज्ड प्रोडक्ट। लेकिन इस तरीके से नहीं होता गाइज, ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स मशीन्स होती हैं, काफ़ी कॉम्प्लेक्स इक्विपमेंट्स रहते हैं। और इसके अंदर क्या रहता है ना, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लो GE को एक पर्टिकुलर डेटा सेंटर के लिए एक पर्टिकुलर पावर का उसको एक टरबाइन बनाना है, तो उस टरबाइन के हिसाब से वो क्या करते हैं, एक स्पेशलाइज्ड ऑर्डर प्लेस करते हैं टू TD पावर सिस्टम्स। फिर TD पावर सिस्टम वो उसकी पूरी रिक्वायरमेंट्स को समझता है, पूरी इंजीनियरिंग को समझता है, उसके बेसिस पर एक कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट बनाकर क्रिएट करके देता है उनको स्पेशली। तो होता क्या ना, एक कस्टमाइज प्रोडक्ट रहेगा तो अल्टीमेटली इसके अंदर क्या रहेगा, ये कमोडिटी नहीं है, तो होगा क्या, बहुत ही हैवी इंजीनियरिंग की रिक्वायरमेंट है। ऐसे टाइप के बिजनेस के अंदर ना मार्जिन्स आर डेफिनेटली बेटर। लेकिन ये चीज़ समझ लो कि जितना टरबाइन में ये कंपनीज कमाती हैं, TD पावर सिस्टम उतना नहीं कमाता, लेकिन फिर भी इसके मार्जिन्स डिसेंट हैं कंपेयर टू कमोडिटाइज्ड प्रोडक्ट्स। और दूसरी चीज़ क्या है ना, जैसे मैंने आपको बताया कि ये इन कंपनीज की अप्रूव वेंडर लिस्ट के अंदर आ जाता है। गाइस एक बात समझो, जब इतना बड़ा प्लांट लग रहा है उस पॉइंट ऑफ टाइम पर, जब एक टरबाइन लग रहा है तो उसके लिए पावर जनरेटर भी है, वो भी एक अच्छी पावर का होना चाहिए, नॉट जस्ट पावर, रिलायबल भी होना चाहिए, वो कंपनी के ऊपर रिलाय किया जा सकता हो। तो होता क्या है ना, एक बार आप उनकी अप्रूव्ड वेंडर की लिस्ट में आ गए तो आपका बिजनेस जो है ना वो कंसिस्टेंटली आपको मिलता ही रहेगा, क्योंकि क्योंकि वो भी बेसिकली क्या होता है ना, दैट इज कॉल्ड एज कस्टमर स्टिकीनेस ऑल्सो। क्योंकि कस्टमर जो है वो एक बार आपका प्रोडक्ट यूज कर लेगा तो वो ऐसे ही रैंडमली किसी और के पास नहीं जाएगा, बिकॉज द स्टेक्स आर वेरी वेरी हाई। तो ये इस कंपनी को बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। दूसरी चीज़ क्या है कि चाइना का भी थ्रेट इतना नहीं है आज की डेट में। अगर मान लो डेटा सेंटर US में बन रहा है फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो उसके लिए ना वो चाइना से कभी भी जनरेटर नहीं मंगवाएंगे बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी रीजंस। वो क्या करेंगे, ये कंपनीज जो है ये कभी भी चाइनीज प्रोडक्ट को नहीं लेंगी। और तो हो क्या रहा है ना, ये सारी कंपनीज को कहाँ से लेना पड़ेगा, द ओनली ऑप्शन दैट इज लेफ्ट विद देम इज इंडिया। और इंडिया के अंदर TD पावर सिस्टम्स के पास काफ़ी अच्छा स्केल भी है और वो काफ़ी अच्छे से परफॉर्म भी कर रहा है इस पॉइंट ऑफ टाइम पर, और वो रिलायबल पार्टनर है। आप ये समझ लो, रिलायबल पार्टनर बनने के लिए मिलियंस ऑफ डॉलर्स के टेस्ट किए जाते हैं, कई 5 से 7 साल लग जाते हैं। इतने टेस्टिंग करने के बाद जाके अप्रूव्ड लिस्ट में आता है कोई। तो वन थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड कि एक बार एक कंपनी अगर अप्रूव्ड लिस्ट के अंदर आ जाती है तो कोई कैजुअल कंपटीशन कभी भी उठ के नहीं आ सकता कि ठीक है अब हम भी
हम भी जनरेटर बनाकर देंगे इन कंपनीज को, दीज कंपनीज आर नॉट गोइंग टू ट्रस्ट देम। तो ये इस कंपनी का सबसे बड़ा कंपेटिटिव एडवांटेज भी रहेगा गोइंग फॉरवर्ड। अब अगर कंपनी के मैं Q4 FY26 की कॉन कॉल के बारे में बात करूं तो देखो, एक तो मैंने आपको बता दिया AI डेटा सेंटर बूम के अंदर तो कंपनी बहुत पॉजिटिव है। यूरोप के अंदर भी काफ़ी सारे ऑर्डर्स आ रहे हैं, कंसिस्टेंटली ऑर्डर्स आ रहे हैं। एक इनका और बिजनेस आता है दैट इज थ्रू वेस्ट एनर्जी सिस्टम्स। देखो होता क्या है ना, कितने भी बड़े बड़े इंडस्ट्रीज होती हैं ना, उनके अंदर क्या होता है, बहुत सारा वेस्ट हीट निकलती है। उस वेस्ट हीट को क्या किया जाता है ना, उसको स्टोर कर लिया जाता है और उसके थ्रू फिर से उसके थ्रू पावर को जनरेट किया जाता है। तो बेसिकली उसके लिए भी एक प्लांट लगाया जाता है, उसके अंदर भी ये कंपनी अच्छा स्कोप देख रही है गोइंग फॉरवर्ड। या फिर जैसे फॉर एग्जांपल जियोथर्मल हो गया, मतलब जियोथर्मल में क्या है कि इनसाइड द अर्थ बेसिकली स्टीम प्रोड्यूस हो रही है, उस स्टीम के थ्रू आप टरबाइन को मूव कर रहे हो, टरबाइन को मूव करोगे, जनरेटर को लगाओगे, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो पाएगी। बेसिकली कहने का मतलब ये है कि काफ़ी सारे मल्टीपल सोर्सेज और भी आते जा रहे हैं जिसके थ्रू एनर्जी प्रोड्यूस की जा रही है। वन थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड, एनर्जी चाहे कहीं से भी प्रोड्यूस की जाए, उसके लिए जनरेटर तो चाहिए, और अगर वो जनरेटर 20 मेगावाट्स और 50 मेगावाट्स के अराउंड होगा तो ये इस कंपनी का स्वीट स्पॉट है बेसिकली, क्योंकि ये कंपनी जो है ना, ये इसी रेंज के ही जनरेटर्स को बनाती है और इस पॉइंट ऑफ टाइम पर इसी रेंज की जो जनरेटर्स है ना, उन्हीं के अंदर ग्रोथ सबसे मैक्सिमम आ रही है। एंड दैट इज प्रिसाइज द रीजन वाई आप ये समझो ना, कंपनी जो है वो अभी जैसे को 44% का कंपनी ने सेल्स ग्रोथ दिया, और गोइंग फॉरवर्ड मैनेजमेंट आराम से बोल रही है कि वो 35% प्लस पे इजीली ग्रो कर सकती है ओवर द नेक्स्ट 2 to 3 ईयर्स। तो ये उसी की रीजन की वजह से आ रहा है। और मैनेजमेंट की कॉन कॉल के अंदर भी आप ये समझो, मैनेजमेंट बहुत पॉजिटिव है विद रिस्पेक्ट टू द डिमांड। मैनेजमेंट कह रही है डिमांड की तो प्रॉब्लम ही नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि हम एग्जीक्यूट कितना कर पाते हैं। चलो अब रिजल्ट के ऊपर बात करते हैं। FY26 के अंदर जैसे मैंने आपको बताया 44% से इनकी जो सेल्स है वो ग्रो करी, लेकिन मार्जिन जो है वो थोड़े से रिड्यूस हो गए। उसके ना 2 रीजंस थे मेजरली। एक रीजन तो क्या हो रहा है आपको पता है, अभी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की प्रॉब्लम चली। अब हो क्या रहा है ना, इनका एक टर्की के अंदर एक कॉन्ट्रैक्ट था। अब टर्की के अंदर जो कॉन्ट्रैक्ट था उसके लिए इनको जो प्रोडक्ट, इनको जनरेटर उनको भेजने थे, हुआ क्या, इनका जो प्रोडक्ट जो है वो शिप के थ्रू जो जा रहा था वो 1.5 months वो शिप पे ही रह गया इन द सी ओनली। तो हुआ क्या, जिसकी वजह से ये लोग टाइम पे डिलीवर नहीं कर पाए। अब टाइम पे डिलीवर नहीं करते ना, तो इनके कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ना कुछ पेनल्टी चार्जेस रहते हैं जिसको लिक्विडिटी डैमेज चार्जेस भी बोला जाता है। वो काफ़ी एक थोड़ा हेफ्टी अमाउंट था, बट वो कंपनी ने यही बोला है कि इसकी वजह से हमारे इस बार ना थोड़े से मार्जिन रिड्यूस हो गए हैं, लेकिन ये एक वन ऑफ इवेंट है, इसके बाद अभी आगे ये प्रॉब्लम नहीं आएगी, तो फिर ये हमारे मार्जिन जो है वो नॉर्मल हो जाएंगे गोइंग फॉरवर्ड। तो इतना कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है इस केस के अंदर फॉर द टाइम बिंग। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या हो रही है, कॉपर के प्राइजेस कंसिस्टेंटली इंक्रीज करते जा रहे हैं, और आपको पता है कि जनरेटर के अंदर कॉपर की रिक्वायरमेंट काफ़ी ज़्यादा रहती है। ये भी थोड़ा सा इनके मार्जिन को थोड़ा सा डाउनवर्ड पुल कर रहा है। अब देखो, ये तो बात हो गई कि मैनेजमेंट जो है वो ये बोल रही है कि अगले 2 to 3 ईयर्स कंपनी ईजिली ना अपनी सेल्स ग्रोथ को 35% प्लस पे ग्रो कर सकती है। लेकिन अगर ये सेल्स को अगर इनको मेंटेन करना है तो इनको केपेक्स भी करना पड़ेगा। देखो गाइस, ये चीज़ समझो, मैनेजमेंट ने अभी ये बोला है कि अभी इस साल ये 50 करोड़ का एक नया और डी बॉटलनेकिंग कर रहे हैं। बेसिकली डी बॉटलनेकिंग का मतलब कुछ नहीं, सिर्फ इतना समझ लो कि एफिशिएंसी को इंप्रूव कर रहे हैं, प्लांट को ऑटोमेट कर रहे हैं, जिससे थोड़ी सी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। अभी अगर मैनेजमेंट से पूछा गया कि आपका प्लांट जो है वो कितनी कैपेसिटी हैंडल कर सकता है, वो कह रहे हैं कि ईजिली 3200 से 3600 करोड़ के बीच में जो सेल्स जो होगी ना, उतनी सेल्स तक आराम से इतनी कैपेसिटी इस कंपनी के पास ऑलरेडी है। तो ये चीज़ समझो कि मैनेजमेंट के पास ना FY28 तक की ग्रोथ के लिए इनके पास केपेक्स तो आराम से है। तो वन थिंग इज़ वेरी क्लियर कि मैनेजमेंट जो है वो केपेक्स के थ्रू काफ़ी विजिलेंट है, और FY28 तक क्योंकि उनके पास इतना कैपेसिटी है कि वो आराम से प्रोडक्ट बना सकते हैं, तो उनकी सेल्स ग्रोथ में अभी फॉर द टाइम बिंग FY27-28 तक तो प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। बाकी के जितने भी इनके केपेक्स के प्लान होंगे वो गोइंग फॉरवर्ड मैनेजमेंट अपने आप बता देगी, बट अप टिल नाउ द मैनेजमेंट इज क्वाइट इजीली कवर्ड। तो गाइज, वन थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आज की डेट में इस कंपनी के पास बहुत मैसिव अमाउंट ऑफ ऑर्डर साइज अभी की डेट में पड़ा हुआ है। ये समझ लो कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पर भी अगर मैं ऑर्डर साइज की बात करूं तो 2000 करोड़ के ऑर्डर्स तो इनके पास FY27 के अंदर इजीली पड़े हुए हैं, जो कि मैनेजमेंट ने बोला कि FY27 के अंदर हम इजीली इसको कवर अप कर देंगे। और मैनेजमेंट से ये पूछा गया कि उनकी जो सेल्स जो है FY27 के अंदर कितनी कर पाओगे, तो उन्होंने बोला इजीली 2400 प्लस करोड़ तक की हम सेल्स कर लेंगे। FY26 की अगर मैं बात करूं, इनकी जो सेल्स है अराउंड 1800 करोड़ की सेल्स है। उसके ऊपर आप ये समझ लो, ये 32-35% के बीच में कंपनी इजीली बोल रही है कि आराम से ग्रो कर लेगी, और मैनेजमेंट ने 2400 करोड़ प्लस बोला है। तो इसका मतलब ये भी है कि इट कैन बी हायर देन दैट ऑल्सो।
बट 2400 तो होगा ही होगा। और गोइंग फॉरवर्ड अपने मार्जिन को भी मेंटेन कर लेंगे, क्योंकि ये जितने भी प्रोडक्ट्स जो है ना इनके अंदर मार्जिन अच्छा है, और क्योंकि ये अप्रूव्ड लिस्ट के अंदर है तो फिर इन कंपनीज को भी टीडी पावर सिस्टम्स की रिक्वायरमेंट है। तो होता क्या है ना कि अगर कॉस्टिंग इनकी बढ़ती है तो ये धीरे धीरे उसके प्राइजेस को बढ़ा सकते हैं। तो मैनेजमेंट ने यही बोला कि हम आने वाले कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर ना हमारी ऑलरेडी नेगोशिएशंस चल रही हैं, और जैसे जैसे इसके अंदर प्राइजेस बढ़ रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि कॉपर के प्राइजेस बढ़ रहे हैं, तो हम अपने प्राइजेस को भी इंक्रीज करके अपने मार्जिन को मेंटेन कर पाएंगे। तो गाइज अगर मैं बिजनेस मॉडल को ब्रॉडर लेवल पर देखता हूँ तो मुझे तो काफ़ी प्रॉमिसिंग दिख रहा है ये बिजनेस मॉडल। बट वही वाली बात है ना, ऑर्डर बुक है, डेटा सेंटर के अंदर बूम भी बहुत अच्छी चल रही है, यूरोप के थ्रू भी बहुत अच्छे ऑर्डर्स आ रहे हैं, एवरीथिंग इज गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। बट आपको ये भी समझना है, जैसे मैं आपको हर वीडियो के अंदर यही बात बोलता हूँ, कंपनी अच्छी है बट उसको ट्रैक ज़रूर करना पड़ेगा। एवरी क्वार्टर आपको ये ज़रूर देखना पड़ेगा कि क्या कंपनी ने जो बोला है क्या वो उस चीज़ को फॉलो कर पा रही है। और हर एक कंपनी को ट्रैक करने के लिए कुछ स्पेसिफिक मैट्रिक्स को देखना पड़ता है, जो कि हम बहुत अच्छे से अपने इक्विटी रिसर्च बूट कैम्प के अंदर गाइस सिखाते हैं। होता क्या है ना, जैसे आपको मैंने ये इंडस्ट्री के बारे में बताया, गाइस ऐसी कितनी सारी हॉट इन्वेस्टमेंट थीम्स हैं जिसके बारे में आपको जानना होगा। नॉट जस्ट इन्वेस्टमेंट थीम्स, देखो यार स्टोरी तो देखो कोई भी सुन सकता है, लेकिन स्टोरी के साथ साथ ना आपको अगर ये समझ नहीं आया कि कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखकर ये डिसाइड किया जाता है कि इसके अंदर इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना, तब तक आप कभी भी इन्वेस्टमेंट डिसीजंस को नहीं ले पाओगे। तो बेसिकली दैट इज व्हाट वी टीच इन आवर इक्विटी रिसर्च बूट कैंप एज वेल। मतलब आप ये समझ लो कि हम 15 to 20 सेक्टर्स के बारे में उसके अंदर बहुत डिटेल में समझाते हैं, और उसको हम लाइव प्रैक्टिस भी करते हैं विद द लेटेस्ट रिजल्ट्स, जिससे कि आप 50 to 60 कंपनीज को अप्लाई भी करके देखोगे तो आपको समझ आएगा कि किस तरीके से रिसर्च की जाती है, एक प्रॉपर फ्रेमवर्क के थ्रू कैसे ओवरऑल देखा जाता है वेदर वी शुड बी बाइंग अ कंपनी और नॉट, और उसके थ्रू कैसे इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लिए जाते हैं। तो अगर आपको उसके अंदर इंटरेस्ट है, अगर आपको सेक्टर्स को समझने में इंटरेस्ट आता है, तो डेफिनेटली आप उसको चेकआउट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको बेसिकली इसका लिंक मिल जाएगा। So guys, with this I will be ending this video. If you like this video, then don't forget to like, share and subscribe to the channel. I'll see you in the next one.